So hello everyone, welcome back to my channel. So this is a second part of LLP Act 2008 in which we have to study the characteristics of LLP. So here are written the characteristics of LLP that ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन है कि पार्टनर्स में कम एंड गो बट द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP विल कंटिन्यू. इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है इसमें जो कि पार्टनरशिप में होती थी, एक LLP एग्रीमेंट होता है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि लॉ ने बनाया है, कॉमन सील है इसकी जो कि एक ऑफिशियल सिग्नेचर होगा इसका, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनरशिप्स की और LLP की मैनेजमेंट है बिजनेस का, एक मैनेजमेंट चाहिए जो मैनेजर चाहिए जो कि बिजनेस को मैनेज करे, एक लिमिट है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की. बिजनेस सिर्फ इसमें प्रॉफिट के लिए हो सकता है, यानी कि आप चैरिटेबल पर्पसेस के लिए LLP ओपन नहीं कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी विल रीड दिस आफ्टर दैट. एक कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में, आप LLP को कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग हो सकती है इनकॉर्पोरेशन के लिए, और फॉरेन LLPs का एक कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे. सो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है वो अभी हमें आगे डिस्कस करने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट दैट LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसा पर्सन होगा. बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन इंक्लूडेड है, एक LLP जो इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुई है अंडर दिस एक्ट, ऐसी LLP जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है. लेकिन कौन इंक्लूड नहीं होगा, एक कॉर्पोरेशन सोल बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होती है बॉडी कॉर्पोरेट में, ये कोई भी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्पेसिफिकली CG नोटिफिकेशन डालकर ऑफिशियल गैजेट में एक्सक्लूड करे इस कैटेगरी में. So Section 2 Subsection 1 Clause D of LLP Act 2008 provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner and shall have perpetual succession. सो सेक्शन 2 ऑफ दिस LLP एक्ट में हमें पता चलता है कि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इस एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है और इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि इसकी आइडेंटिटी इसके पार्टनर से अलग है और इसमें परपेचुअल सक्सेशन भी एग्जिस्ट करता है. देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द LLP. यानी कि अगर पार्टनर्स जो है LLP के, अगर उनमें कोई भी चेंज होता है तो उससे LLP की एग्जिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. Section 3 of LLP Act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner. यानी कि सेक्शन 3 जो है LLP एक्ट का, उसमें साफ साफ लिखा है कि LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो इस एक्ट के अंडर बनी है और इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये लीगल एंटिटी है जिसकी आइडेंटिटी इसके पार्टनर से बिल्कुल अलग है. Now perpetual succession. The LLP can continue its existence irrespective of changes in partners. यानी कि अगर पार्टनर्स चेंज होंगे तो उससे LLP की एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ LLP. अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, वो इंसैनिटी, वो पागल हो जाते हैं, उनकी रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी, अगर कुछ भी हो जाता है पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स को कुछ भी हो जाता है तो उस केस में LLP की एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. यानी कि ऑब्वियसली जब इसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है तो ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकती है और अपने नाम पर प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकती है. सिमिलरली इसके ऊपर केस हो भी सकता है और ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है. नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी. द LLP एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स बट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द LLP. इन अदर वर्ड्स, क्रेडिटर्स ऑफ LLP शैल नॉट बी द क्रेडिटर्स ऑफ LLP अलोन, शैल बी द क्रेडिटर्स ऑफ LLP अलोन. यानी कि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके सारे एसेट्स इसकी लायबिलिटीज के लिए लायबल होंगे, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो अपने एग्रीमेंट के कंट्रीब्यूशन के हिसाब तक ही लायबल होंगे, यानी कि उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी. यानी कि जो LLP के क्रेडिटर्स हैं वो LLP के क्रेडिटर्स ही रहेंगे, वो पार्टनर्स के क्रेडिटर्स कभी नहीं बन सकते क्योंकि दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है. Now, mutual agency. No partner is liable on account of the independent or unauthorized actions of other partners. यानी कि इसमें आपकी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है.
पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्शंस के लिए लायबल नहीं है। दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजंस और मिसकंडक्ट। यानी कि अगर किसी एक पार्टनर ने कोई गलत बिजनेस डिसीजन लिया है या कोई गलत मिसकंडक्ट किया है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। दैट होल ओनली दैट इंडिविजुअल पार्टनर विल बी लायबल फॉर हिज डिसीजंस और मिसकंडक्ट। In other words, all partners will be the agents of LLP alone। यानी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सिर्फ LLP के एजेंट होंगे, वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल नहीं होंगे। No one partner can bind the other partner by his act। सिमिलरली कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टनर अपने एक्ट से सारे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता है। म्यूचुअल एजेंसी जो थी वो हमारी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करती थी, जिसमें अगर कोई भी एक्ट एक पार्टनर करता है तो उससे सारे पार्टनर्स बाउंड हो जाते थे। बट दिस इज नॉट द केस इन केस ऑफ LLP। यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सिर्फ LLP के एजेंट हैं, वो एक दूसरे से प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हैं। Now LLP agreement. Mutual rights and duties of partners within a LLP are governed by an agreement between the partners। जो भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज हैं वो मेंशन रहते हैं एक एग्रीमेंट में जो पार्टनर्स के बीच में होता है। द LLP Act 2008 provides flexibility to partner to devise the agreement as per their choice। और LLP Act 2008 वो इतनी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है LLP के पार्टनर्स को कि वो जब चाहे अपने LLP एग्रीमेंट को चेंज कर सकते हैं as per their choice। In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provisions of LLP Act 2008। और अगर पार्टनर्स के बीच में LLP एग्रीमेंट नहीं है तो जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सिर्फ तो जितने भी क्राइटेरिया या जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो LLP Act 2008 प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप LLP Act 2008 आपको फ्रीडम देता है कि आप कैसे भी अपना एग्रीमेंट बनाएं, उसे चेंज करें, आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। बट अगर आपकी LLP पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है तो जितने भी प्रोविजंस या केसेस अगर होंगे तो उन पर आपका LLP Act 2008 लागू होगा। नाउ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। LLP is an artificial legal person because it is created by legal process and is clothed with all the rights of an individual। ऐसा ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों है? आर्टिफिशियल क्योंकि ये नेचुरल पर्सन नहीं है, लीगल पर इसलिए है क्योंकि ये लॉ के द्वारा बनाया गया है, और पर्सन इसलिए है क्योंकि इसके पास वो सारे राइट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के पास होते हैं। ठीक है, तो जो LLP है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्योंकि ये लीगल प्रोसेस के थ्रू बनाई गई है और इसके पास वो सारे राइट्स हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। इट कैन डू एवरीथिंग विद एनी नेचुरल पर्सन कैन डू। वो सारे काम कर सकती है जो कि एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट कि इसको हम जेल नहीं भेज सकते, ये ओथ नहीं ले सकता, इसकी शादी नहीं हो सकती, इसका डिवोर्स नहीं हो सकता, और ना ही वो कोई एक प्रोफेशन लर्न कर सकता है जैसे कि दैट ऑफ अ CA और मेडिसिन। LLP एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कि इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इमॉर्टल है। इमॉर्टल इन द सेंस कि ये सिर्फ लॉ के द्वारा ही खत्म की जा सकती है, लेकिन ये फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस यानी कि ये इमेजिनरी नहीं है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी इन रियलिटी एग्जिस्ट करती है। नाउ कॉमन सीन। LLP being an artificial person can act through its partners and designated partners। Obviously जब LLP एक artificial person है, वो natural person नहीं है, तो वो सिर्फ अपने partners और designated partners के थ्रू ही act कर सकती है। LLP की common seal हो सकती है अगर वो चाहे as per section 14 subsection C। Thus it is not mandatory for a LLP to have a common seal। यानी कि एक mandation नहीं है LLP को जैसे कि common seal रखने की। जिस तरीके से कंपनी में अब हमारी common seal जो है वो mandatory नहीं है, एक तरीके से कंपलसरी नहीं है, वो आपके पास ऑप्शनल है वो। ठीक है, उसी तरीके से LLP के पास कॉमन सील रहना भी अब ऑप्शनल है। इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। और अगर LLP के पास कॉमन सील है तो वो जो कॉमन सील है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पर्सन की कस्टडी में रहनी चाहिए, और वो सिर्फ एटलीस्ट जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं LLP के, उन दोनों की निगरानी में ही उसको हमेशा यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, now limited liability। Every partner of a LLP is for the purpose of business of LLP, the agent of LLP but not of other partners। जो भी पार्टनर है LLP का वो सिर्फ LLP का एजेंट है, वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है, जो कि उनका कंट्रीब्यूशन लिखा गया है LLP एग्रीमेंट में, उससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं है। और जो कंट्रीब्यूशन है वो इंटेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों नेचर का हो सकता है, जो कि उन्होंने मैंशन किया है एग्रीमेंट में। फॉर एग्जाम्पल
The professionals like engineering consultants, legal advisors, and accounting professionals are afraid of entering into business due to unlimited liability. Hence, the LLP Partnership Act provides an avenue for these professionals to limited liability partnership firms, which restricts their liability to the agreed amount. This has encouraged professionals to form LLP. ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, लीगल एडवाइजर्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, ये इस बात से बिजनेस में एंटर नहीं करते कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी. तो एलएलपी एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो कि अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, जहां पर उनकी लायबिलिटी जो है वो भी लिमिटेड होगी उस एक्सटेंट तक जो कि उन्होंने एग्रीमेंट में मेंशन करी है. नाउ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. The partners in LLP are entitled to manage the business of LLP. जो भी LLP के पार्टनर्स होंगे वो LLP के बिजनेस को मैनेज करेंगे, लेकिन जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है हमेशा लीगल कंप्लायंसेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. अगर कोई भी लीगल कंप्लायंस है LLP के लिए, सो देयर विल बी two designated partners who will be responsible for all the legal consequences or compliances of the LLP. Now, minimum and maximum number of partners. Every LLP shall have at least 2 partners and shall also have at least 2 individuals as designated partners, of whom shall at least one be resident in India. There is no maximum limit on the partners in LLP. ठीक है, एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एटलीस्ट एक को रेजिडेंट होना इंपॉर्टेंट है. ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था. ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. मैक्सिमम पार्टनर्स में कोई भी लिमिट नहीं है. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें 4 है कि 2 पार्टनर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में एटलीस्ट 1 शैल बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. और इस पर्पस के लिए रेजिडेंट कौन है? जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में रहा है. नाउ, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली. द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मिंग LLP is carrying on a lawful business with a view to earn profit. एक essential requirement LLP को बनाने की ये है कि हम सिर्फ lawful business को करने के लिए LLP को incorporate कर सकते हैं, जहां पर हमारा main motive है profit earn करना. यानी कि LLP किसी भी charitable या non economic purpose के लिए incorporate नहीं की जा सकती है. Investigation. The central government shall have powers to investigate the affairs of an LLP by appointment of competence authority for the purpose. अगर central government CG चाहे तो वो एक proper authority को appoint कर LLP की इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है. ठीक है, चाहे वो MCA को ऑफिशियल हो या फिर वो ROC का कोई भी एक एजेंट हो सकता है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो LLP को इन्वेस्टिगेशन में डाल सकती है और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है कि आप इस LLP को इन्वेस्टिगेट कीजिए. यानी कि इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकती है एक LLP की, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे. Now, compromise or arrangement. Any compromise or arrangements including merger and amalgamation of LLP shall be in accordance with the provisions of LLP Act 2008. अगर LLP में कोई भी अरेंजमेंट चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर LLP अमेलगमेट होगी या फिर एक LLP दूसरी की LLP के साथ मर्ज हो रही है. ठीक है, मर्जर एंड अमेलगमेशन आर 2 डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस कंडक्ट होगा कि आपकी LLP मर्ज हो रही है या अमेलगमेट हो रही है दूसरी LLP के साथ, जो जितनी भी लीगल कंप्लायंसेस होंगी वो LLP Act 2008 के अकॉर्डिंग ही हम फॉलो करेंगे. नाउ, कन्वर्जन इनटू LLP. A firm, private company or an unlisted public company would be allowed to be converted into LLP in accordance with the provisions of LLP Act 2008, जो कि हमने LLP के 2nd, 3rd और 4th स्केड्यूल में पढ़ा था कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है. नाउ, e-filing of documents. Every form or application of document required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder shall be filed in computer-readable electronic form on its website www.mca.gov.in and authenticated by a partner or designated partner of LLP by the use of electronic or digital signature. तो जो भी फॉर्म या एप्लीकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट हमें फाइल करना है इस एक्ट के अंडर, वो हमें कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी कि हमें एक उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करना है MCA की वेबसाइट पर, और उसको जो भी हम डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं दैट हैज टू बी ऑथेंटिसिएटेड, यानी कि उसको ऑथेंटिसिएट करेंगे एक पार्टनर और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. कैसे ऑथेंटिसिएट करेंगे? अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू. ठीक है. Now, foreign LLP. Section 2 subsection 1 clause M defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India which establishes as place of business within India. Foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. Foreign LLP हमारी कोई एक ऐसी LLP है जिसका फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ है, लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में है, और एक फॉरेन LLP इंडिया में LLP का पार्टनर बन सकती है. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी फॉर्म। जो हमारी एलएलपी फॉर्म है बिजनेस मॉडल की, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट विच इज मेंशन हेयर दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। सबसे बेस्ट पॉइंट इसका ये है कि ये एक एग्रीमेंट के बेसिस पर चलती है। इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लीगल और प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी हमें बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि इसमें लीगल कंप्लायंसेस कंपनीज एक्ट की तरह ज़्यादा नहीं होती हैं। ये एक बहुत ही ईजी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ईजिली स्टैब्लिश कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कभी भी चाहे चेंज कर सकते हैं, और जितनी आसानी से बनाना होता है उतना ही आसानी इसको डिसॉल्व करना या बंद करना होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी की ये एक एग्रीमेंट के बेसिस पे बनती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है, लीगल कंप्लायंसेस कम होती हैं, आसानी से हम इसको बना सकते हैं, आसानी से इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है और एक फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कभी भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ LLP and various characteristics of LLP. So I hope you're able to understand them. Thank you so much for watching this video.